अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फीमेल एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का जोन 3 का पेपर, जो कि 1 जुलाई आज सुबह मॉर्निंग में कंडक्ट किया गया था। तो जोन 1 एंड जोन 2 के पेपर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपलोड कर चुकी हूँ मैं। अगर तो आप लोगों ने वो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाके वो देख सकते हैं। आज का पेपर डिस्कस करते हैं। ऑलमोस्ट 44 टू 45 क्वेश्चंस हमें कलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स से, लेकिन हो सकता है कहीं पे वर्डिंग चेंज हो, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा और ऑप्शंस भी इधर उधर हो सकते हैं। तो अगर तो आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि टेस्ट में नहीं था, या ऑप्शंस अगर आप लोगों को याद हैं या कोई भी मिस्टेक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही इजी आया था। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री वाज अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस। अब पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, जबकि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। क्योंकि जो है नंबर ऑफ शेल्स डाउन द ग्रुप इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से रेडियस इंक्रीज होता है। लेकिन पीरियड में क्योंकि शेल सेम होता है, उसी शेल में प्रोटॉन्स भी ऐड हो रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे होते हैं, प्रोटॉन का नंबर भी बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है और उसकी वजह से एटम का जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अगर तो आपसे पूछा जाए कि डाउन दी ग्रुप एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अक्रॉस दी पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो उसका आंसर था डिक्रीज। नेक्स्ट हमारे पास था केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसको, और कॉमनली इसको बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। क्योंकि आपके पास बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अभी जोन 5 एंड 6 का पेपर बाकी है, तो हो सकता है इसमें से आपका कोई क्वेश्चन आ जाए। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज आल्सो नोन एज बेकिंग सोडा। देन नेक्स्ट हमारे पास था व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश होती है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, जिसकी वजह से वो 2 बॉन्ड बना सकता है, और उसकी वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। देन नेक्स्ट वाज विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अब अगर तो यहाँ पे ऑप्शन आपका था आयोनिक कोवेलेंट या मेटेलिक बॉन्डिंग, तो आपका हो गया कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन में? सिंगल होता है, डबल होता है, या ट्रिपल होता है? तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है N2, और 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स आपस में ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 5। तो 3 इलेक्ट्रॉन से वो क्या करता है, अपने नाइट्रोजन के साथ ही क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। सो उसका आंसर था ट्रिपल बॉन्ड। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम से डेली कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है, उसमें बेसिकली होता क्या है? सपोज करें आपके पास रिएक्टेंट्स हैं जो कि जाके कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? प्रोडक्ट्स में। स्टार्ट में आपका फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेजी से जाएगा, जैसे जैसे प्रोडक्ट्स बनती जाएंगी उसके बाद आपका रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। एक टाइम आएगा जिस टाइम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। उस टाइम पे क्या होगा? बाज़ाहिर तो हमें ऐसा लगेगा कि कोई भी चेंज आपके रिएक्शन में नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन कंटिन्यू चलता रहता है। फॉरवर्ड रिएक्शन, देन बैकवर्ड रिएक्शन, देन फॉरवर्ड रिएक्शन, देन बैकवर्ड रिएक्शन, लेकिन रिएक्टेंट्स इन प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट रहती है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है वो कंटिन्यू होता है जब तक कि हम उसको खुद स्टॉप ना करें या डिस्टर्ब ना करें। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनेमिक, कंटिन्यू मूवमेंट में होता है। देन नेक्स्ट वाज कार्बोएजाइलिक एसिड चेंज ब्लू कलर ऑन लिटमस पेपर 2। अब हमें पता है कि एसिड्स जो होते हैं, एसिड्स क्या करते हैं? लिटमस पेपर का जो कलर है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि बेसिस क्या करते हैं? रेड लिटमस को ब्लू कलर में कन्वर्ट करते हैं। तो कार्बोजाइलिक एसिड क्या है? एसिड है, और ये हमेशा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो इसका आंसर था रेड। देन नेक्स्ट वाज नेगेटिव एंथैल्पी चेंज रिप्रेजेंट। अब एंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें पता है कि जो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है, और जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हीट एनर्जी रिलीज हुई, इट मींस आपका डेल्टा H का वैल्यू किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। और जब हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होती है तो डेल्टा H की वैल्यू पॉजिटिव में आती है।
ओके। तो डेल्टा एच नेगेटिव है तो कभी कभी आपके पास ये भी आ सकता है कि डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो, इट मीन्स नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, इट मीन्स पॉजिटिव होगा। तो अगर तो डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन जीरो है या नेगेटिव है तो आपका रिएक्शन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और आपके पास ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है या ग्रेटर देन जीरो है तो रिएक्शन कौन सा होगा, तब आपका रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके। Then next was which state have definite shape। अब ये तो बच्चों बच्चों को पता है कि सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में से सॉलिड की डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, तो उसका करेक्ट आंसर था सॉलिड। देन नेक्स्ट वाज एसआई यूनिट ऑफ एंथैल्पी चेंज। अब जो भी रिएक्शंस में हीट एनर्जी रिलीज होती है या एब्जॉर्ब होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से, और उसका जो एसआई यूनिट है वो जूल पर मोल। अगर तो आपके ऑप्शंस में जूल पर मोल नहीं था, किलो जूल पर मोल था, तो वो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट वाज ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है, जब आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जो मेन जो कॉज है वो जो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करती हैं, और उनमें सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग में वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वाज होमोजीनियस फेस कंटेंट्स। होमोजीनियस फेस में कितने फेसेस होते हैं। अब होमोजीनियस फेस जो है वो ओवरऑल यूनिफॉर्म होता है। आप कितनी भी चीजें आपस में मिक्स कर लो, जैसे शुगर एंड वाटर को या सॉल्ट एंड वाटर को आपने डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बना दिया तो वो आपको एक ही फेस नजर आता है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक फेज हो, यूनिफॉर्म फेज हो, आपको डिफरेंट फेसेस, सेपरेट फेसेस ना दिखाई दें, वो आपका होमोजीनियस फेस होता है। और जिसमें डिफरेंट फेसेस दिखाई दें वो हेट्रोजीनियस फेस होगा। तो होमोजीनियस फेस में ओनली वन फेस होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट वाज बॉयल्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है, बॉयल्स लॉ कहता है कि जब भी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सो वॉल्यूम एंड प्रेशर का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप कौन बताता है, बॉयल्स लॉ बताता है। और उसमें कंडीशन कौन सी होती है कि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे ही आपके पास चार्ल्स लॉ का क्वेश्चन भी आ सकता है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसमें हम क्या करेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। देन नेक्स्ट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम। अब ये काफी कैंडिडेट्स ने ये क्वेश्चन तो शेयर किया है कि एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें सोर्स ऑफ पोटेशियम पूछा गया था। ऑप्शंस के बारे में आई एम नॉट श्योर। तो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज के सबसे जो अच्छा सोर्स पोटेशियम का वो बनाना है। बनाना में काफी अमाउंट ऑफ पोटेशियम प्रेजेंट होती है। तो अगर तो आपके ऑप्शंस में बनाना था तो यस, बनाना इज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम बायोलॉजी सेक्शन। स्पर्म्स रिप्रोड्यूस थ्रू। अब स्पर्म्स जो होते हैं वो बेसिकली अगर हम देखें कि प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, तो वो प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, जो सेमी निफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं उसमें प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोड्यूस का क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पे रिप्रोड्यूस का क्वेश्चन था कि स्पर्म्स जो है वो रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। तो वो जब आपके मियोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस, जो फेस आता है, उसमें बेसिकली मियोसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ होके जो है वो हाफ नंबर ऑफ स्पर्म सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ओवरऑल शॉर्टली हम कह सकते हैं कि स्पर्म सेल्स रिप्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, मियोसिस में होते हैं। सो बी, meiosis is the correct answer. Then next was relationship in which one partner get benefit and another gets harm। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो पार्टनर्स हो, एक को फायदा हो रहा हो और दूसरे को नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे टाइप ऑफ रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, तो ऐसे टाइप ऑफ रिलेशनशिप को कहते हैं पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है जबकि दूसरे को नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में अगर देखें तो दोनों पार्टनर्स को फायदा होता है, जबकि कमेंसलिज्म में अगर हम देखें तो एक ऑर्गेनिज्म को फायदा तो मिलता है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना फायदा मिलता है ना ही नुकसान होता है। तो हो सकता है कल या परसों के पेपर में आपसे म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म के बारे में पूछा जाए। आज के क्वेश्चन में आपसे पैरासाइटिज्म के बारे में पूछा गया था। Then next was insulin production in bacteria।
अब ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, ह्यूमन इंसुलिन की जो जीन होती है वो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं। उसके बाद बैक्टीरिया ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है, या इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाज द करेक्ट आंसर। Then next was which enzyme is used to cut DNA at specific recognition sites? कौन सा एंजाइम जो है वो डीएनए को स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट्स पे कट करने के लिए यूज होता है? तो वो होता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज द करेक्ट आंसर हियर। Then next was in food chain organisms that convert solar energy into chemical energy. अब फूड चेन में हमारे पास डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म फूड चेन में जो बेसिकली सोलर एनर्जी से केमिकल एनर्जी बना रहे हो, तो वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है? प्लांट्स में होता है। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, जो अपना खाना, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स जो हैं बेसिकली उनको हम प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं। कि प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं बेसिकली, ये अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और उसमें क्या होता है? सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आपका आंसर था प्रोड्यूसर्स। अगर तो ऑटोट्रॉफ्स था ऑप्शन में, तो ऑटोट्रॉफ हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। Then next was organisms of same species living in a particular area. और same species के organisms एक ही पर्टिकुलर एरिया में जब रह रहे हो उसको पॉपुलेशन कहा जाता है। और सेम यही क्वेश्चन दूसरे अंदाज में पूछा गया था कि जब डिफरेंट स्पीशीज एक पर्टिकुलर एरिया में हो तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कम्युनिटी कहा जाता है। ये कल भी शायद पेपर में आया था। जब सेम स्पीशीज एक एरिया में रह रहे हैं उसको पॉपुलेशन कहेंगे। जब डिफरेंट स्पीशीज एक एरिया में रह रहे हैं उसको कम्युनिटी कहेंगे। और जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रह रहे हैं उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर था आपका कम्युनिटी। Okay, next is a researcher insert a human gene into a bacterial plasmid and transfer it into E. coli. The plasmid is. अब यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि एक रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, जिसने क्या किया है, ह्यूमन जीन को बैक्टीरियल प्लास्मिड में इंसर्ट किया और उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया ई कोलाई में। तो यहाँ पे प्लास्मिड क्या कर रहा है बेसिकली? यहाँ पे प्लास्मिड क्या कर रहा है? एक फॉरेन जीन को होस्ट सेल में डालने का काम कर रहा है। और ये बेसिकली जब कोई भी प्लास्मिड फॉरेन जीन को होस्ट सेल में इंसर्ट करता है ड्यूरिंग जेनेटिक इंजीनियर, उसको वेक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे प्लास्मिड क्या है? बेसिकली वेक्टर है। ओके, अब आई डोंट नो कि आपके पास ये क्वेश्चन था या नहीं। एक और कैंडिडेट ने हमें बताया है कि क्वेश्चन आया था प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड। तो या तो उसने सेम लास्ट वाले क्वेश्चन को ही रीवर्डिंग में करके बताया है, या ये अलग से क्वेश्चन आया था। तो जो स्टूडेंट्स आज अपीयर हुए थे वही बता सकते हैं हमें। प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लाज्मिड, अभी हमने पढ़ा कि प्लाज्मिड क्या करता है? किसी फॉरेन बॉडी के डीएनए को होस्ट सेल में इंसर्ट करता है बाय यूजिंग वेक्टर। So to carry foreign DNA into host cell through vector was the correct answer here. Then next was transcription in eukaryotic cells occur in. यूकेरियोटिक सेल्स में ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ पे होता है? तो ट्रांसक्रिप्शन क्या है बेसिकली? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग mRNA। mRNA को जब डीएनए से बनाया जाता है तो उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। और ये कहाँ पे होता है? ये न्यूक्लियस में होता है। जबकि एक दूसरा भी आपके पास प्रोसेस होता है जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसलेशन जो है वो जब एमआरएनए साइटोप्लाज्म में मूव होता है और फिर राइबोसोम्स में जो है वो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। जबकि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ होगा? राइबोसोम्स में होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। Then next was which of the following is the greatest diversity of species? अब हमारे पास जो टेक्सोनोमिक जो रैंक्स हैं उनकी जो करेक्ट जो ऑर्डर है हमारे पास, उसमें सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है किंगडम। ओके, देन हमारे पास आता है फाइलम, देन हमारे पास आता है आपका क्लास, देन होता है आपका ऑर्डर, देन आ जाता है आपका फैमिली, देन आता है आपका जेनस, और लास्ट में आता है आपका क्या? स्पीशीज।
तो ये लार्जेस्ट टू लोवेस्ट है। बेसिकली स्पीशीज मिलकर क्या बनाते हैं, जेनस, देन फैमिली, देन आपका बनता है ऑर्डर, देन क्लास, देन फाइलम, देन किंगडम। अब सबसे ज्यादा जो ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी किंगडम में होगी, सबसे जो कम डाइवर्सिटी होगी वो स्पीशीज में होगी। अब यहाँ से लॉन्गेस्ट टू लोवेस्ट आपको आपके पास ये ऑर्डर है। अब इसके हिसाब से आपको देखना है आपको ऑप्शंस में क्या मिला है, ऑर्डर, क्लास, फैमिली एंड जीनस। तो ऑर्डर, क्लास, फैमिली एंड जीनस, इसको अगर हम देखें तो इसमें से फैमिली में कम होंगे, देन आपके जेनस में ज्यादा होंगे, देन ऑर्डर में होंगे, देन आपके क्लास में होंगे। तो बेसिकली क्लास में जो है वो, क्योंकि किंगडम के बाद फाइलम है, फाइलम के बाद क्लास है, क्लास से कम होगा ऑर्डर में, ऑर्डर से कम होगा फैमिली में, फैमिली से कम होगा आपके जेएनएस में। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इन ऑप्शंस में किस में होगी, क्लास में होगी। अगर तो ओवरऑल पूछा गया है कि ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी किस में होती है तो किंगडम में होगी, और ओवरऑल जो सबसे लोवेस्ट डाइवर्सिटी होगी वो किस में होगी, स्पीशीज में होगी। देन नेक्स्ट वाज द पर्पल कलर रिटेन्ड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज प्राइमरीली ड्यू टू। अब जब ग्राम स्टैनिंग का प्रोसेस होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें क्रिस्टल वायोलेट वायलेट कलर का जो है वो स्टेन यूज किया जाता है, और फिर क्या होता है कि उसमें फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में वो कलर रह जाता है। पर्पल कलर का जो आयोडीन का वायलेट का जो कलर होता है वो रह जाता है। वो किसकी वजह से होती है, क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती हैं, जिसकी वजह से पर्पल कलर उसके अंदर रिटेन हो जाता है। So this is primarily due to thick peptidoglycan wall. Then next is bacteria belong to which type of cell? हमें पता है कि बैक्टीरिया में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होती, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ना हो उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। तो बैक्टीरिया बेसिकली किस सेल से बिलोंग करता है, इसका सेल कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक सेल होता है। देन नेक्स्ट वाज मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल, या तो ये वर्डिंग थी या था प्लांट सेल वॉल इज मेड। वैसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि प्लांट सेल वॉल में मेजर कंपोनेंट किस चीज का होता है, किस चीज की बनी हुई होती है प्लांट सेल वॉल, तो वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। देन नेक्स्ट वाज एंजाइम्स दैट ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड। ऐसे एंजाइम्स जो लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़े, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कैटाबोलिक एंजाइम्स। जैसे कि हमारे पास सपोज करें डिफरेंट हमारे पास एंजाइम्स होते हैं, जैसे जैसे डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं, तो ऐसे को कहते हैं कैटाबोलिक एंजाइम्स। जबकि ऐसे एंजाइम्स जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को जोड़कर लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए उनको हम एनाबोलिक एंजाइम्स कहते हैं, एनाबोलिक एंजाइम्स। कैटाबोलिक एंजाइम्स का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस में कैटाबोलिज्म कहते हैं, जबकि एनाबोलिक एंजाइम्स किस में यूज होते हैं, एनाबोलिज्म में। देन हमारे पास उर्दू के क्वेश्चंस थे, बागो बहार किसकी तसनीफ है, या बागो बहार के मुंसफ कौन थे? तो बागो बहार किसने लिखा था, मीर अमन देहलवी ने लिखा था। तो बी मीर अमन वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन शिकवा और जवाब शिकवा किस किताब में है? अल्लामा इकबाल की मशहूर जो नज़में हैं दो, शिकवा और जवाब शिकवा, ये दोनों अल्लामा इकबाल की बुक जो है वो बांगे दारा उसमें इंक्लूडेड है। सो बांगे दारा वाज द करेक्ट आंसर। देन डिप्टी नज़ीर अहमद के नज़दीक नावल निगारी का बुनियादी मकसद क्या था? डिप्टी नज़ीर अहमद के नज़दीक नावल निगारी का बुनियादी मकसद बेसिकली मुआशरे की इस्लाह करना, अखलाकी तरबियत और तालीम देना था। तो अगर तो आपके पास ऑप्शन था इस्लाही मुआशरा या मुआशरे की इस्लाह, तो वो आपका आंसर होगा। तो ऑप्शंस आपको सही से याद होंगे, मुआशरे की इस्लाह। देन नेक्स्ट वाज हाली के नज़दीक तनकीद का मकसद क्या है? अब हाली के नज़दीक तनकीद का मकसद बेसिकली ये है कि इस्लाह और रहनुमाई, अदब की इस्लाह और रहनुमाई, ये जो है वो हाली की तनकीद का बेसिक मकसद था। तो अगर तो आपके पास ये ऑप्शन था तो दिस वाज द करेक्ट आंसर। देन उर्दू में हल्का अरबाब ज़ौक़ का आगाज़ कब हुआ था? उर्दू में हल्का अरबाब ज़ौक़ का आगाज़ 1939 में हुआ था। देन जीके के क्वेश्चन से हमारे पास ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मंशर लेक का ऑप्शन नहीं था। लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ पाकिस्तान पूछा गया था, काफी कैंडिडेट्स का कहना है कि मंशर लेक ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन थे सैफुल मलूक, रावल हना एंड किंजर।
तो अगर तो आपके पास मंचर लेक का ऑप्शन था तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि लार्जेस्ट लेक जो पाकिस्तान की है वो मंचर लेक है। अगर तो मंचर का ऑप्शन नहीं था, किंजर का ऑप्शन था, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? किंजर हो जाएगा, क्योंकि मंचर के बाद फिर किंजर लेक आ जाती है। तो अगर तो मंचर ऑप्शन था तो वो आपका करेक्ट होगा, अगर मंचर ऑप्शन नहीं था, किंजर था, तो आपका फिर किंजर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप कमेंट्स में क्लैरिफाई कर दीजिएगा। Then next was 1956 कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड बाय। अब काफी कैंडिडेट्स का कहना है कि यहाँ पे क्वेश्चन था 1950 कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय। तो प्रेजेंट करना मींस किसने प्रेजेंट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, और एब्रोगेट करना मींस किसने कैंसिल किया था। तो बेसिकली 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो चौधरी मोहम्मद अली ने प्रेजेंट किया था, और वो इन्फोर्स कब हुआ था? 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स हुआ था। जबकि उसके बाद 1958 में उसको कैंसिल कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था, और वो किसने किया था? सिकंदर मिर्जा ने किया था। देन नेक्स्ट वाज सैयदुल कुरा कौन से सहाबी थे? या तो ये आपके पास इंग्लिश में क्वेश्चन था या उर्दू में था, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि कैंडिडेट्स ने हमें इस हिसाब से भेजे हैं क्वेश्चंस। तो या आपके पास ये होगा हु वाज द लीडर ऑफ रिसाइटर। तो बेसिकली सैयद हजरत अबी बिन काब को सैयदुल कुरा कहा जाता है, क्योंकि वो कुरान के माहिरीन में से उनको माना जाता है। तो लीडर ऑफ रिसाइटर बेसिकली सॉरी ओबी बिन का आपको कहा जाता है। सो दिस वाज द करेक्ट आंसर हियर। देन नेक्स्ट वाज ज़कात बिकम्स ऑब्लिगेटरी व्हेन वेल्थ रीचेस अ लिमिट। जब किसी का जो माल है वो एक मिनिमम अमाउंट तक पहुंच जाता है, जिसके बाद ज़कात आप पे वाजिब हो जाती है, तो उस अमाउंट को क्या कहते हैं? उसको निसाब कहा जाता है, ज़कात का निसाब होता है। सो निसाब वाज द करेक्ट आंसर। देन इंग्लिश के क्वेश्चंस हमारे पास कुछ रिसीव हुए हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ब्लैंक सबमिटेड देयर वर्क। अब यहाँ पे क्योंकि ईच है सिंगुलर है, तो यहाँ पे होगा हैज सबमिटेड देयर वर्क। देन if he studies he will pass the exam। the correct answer is will pass। then choose the correct punctuation। इन सब में से करेक्ट पंक्चुएशन जो होगी वो होगी however, उसके बाद comma, the meeting is postponed। so this was the correct punctuated sentence। then next was change the narration, he told me that he was ready। तो इसका जो करेक्ट नरेशन चेंज नरेशन होगा, इसकी डायरेक्ट स्पीच अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ही सेड टू मी आई एम रेडी। ही सेड टू मी आई एम रेडी, इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो आ जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज रेडी। देन नेक्स्ट एक ईडियम था हमारे पास। ईडियम एट द 11th आवर मींस, एट द 11th आवर का मकसद क्या होता है? कोई भी काम बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत बाकी टाइम हो, बिल्कुल आखिरी वक्त पे करना, एंड टाइम पे करना, उसको एट द 11th आवर कहा जाता है। एट द लास्ट मोमेंट इसका करेक्ट आंसर होगा। देन द स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली अटेंटिव। स्टूडेंट्स आर एक्सट्रीमली अटेंटिव, इसमें एक्सट्रीमली वो किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है? अब यहाँ पे जो वर्ड एक्सट्रीमली है वो बेसिकली एडवर्ब है, और अटेंटिव क्या है? आपका एडजेक्टिव है। तो ये आपका जो एक्सट्रीमली है ये आपके एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वर्ड एक्सट्रीमली किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव वाज द करेक्ट आंसर। Then next was some two questions from pedagogy। अब इसके एग्जैक्ट जो ऑप्शंस थे वो हमें रिसीव नहीं हुए, लेकिन क्वेश्चंस हमें पता चल गए हैं। अच्छा, एक फ्लिप्ड क्लासरूम का क्वेश्चन कल भी आया था जो कमेंट सेक्शन में कैंडिडेट्स ने मुझे बताया था। तो विच सिनेरियो रिफ्लेक्ट्स द मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्लिप्ड क्लासरूम? फ्लिप्ड क्लासरूम की मिसअंडरस्टैंडिंग कौन सी है? अब फ्लिप्ड क्लासरूम का मकसद क्या है? बेसिकली फ्लिप्ड क्लासरूम्स में होता क्या है कि जब लेक्चर से पहले किसी स्टूडेंट को कोई काम असाइन किया जाए कि इसको पढ़कर आना आप लोग अच्छे से, कोई वीडियोस दी जाएं, कोई रीडिंग मटेरियल दिया जाए, क्लास होने से पहले और वो स्टूडेंट्स को दिया जाए, फिर क्लास में उसकी डिस्कशन हो, उसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम, जो कि यूजुअल क्लासरूम से डिफरेंट होता है।
तो अगर तो टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है और फिर लेक्चर देने के बाद जो है वो प्रैक्टिस वर्क एज अ होमवर्क दे रहा है, तो वो फ्लिप्ड क्लासरूम नहीं होगी। तो ये जो है बेसिक मिसअंडरस्टैंडिंग है फ्लिप्ड क्लासरूम की, तो ये आपका फ्लिप्ड क्लासरूम में नहीं आता। देन नेक्स्ट वाज विच फीचर मेक्स स्टोरी टेलिंग कॉग्निटिवली एंगेजिंग। अब स्टोरी टेलिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन कल भी आया था। स्टोरी टेलिंग जो होती है ड्यूरिंग लेक्चर, उससे क्या होता है बेसिकली, उससे स्टूडेंट्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो है वो इजीली उनको समझ सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग देयर इमोशंस, ताकि बेटर से बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था इंटीग्रेशन ऑफ इमोशंस, कॉन्टेक्स्ट एंड कैरेक्टर्स टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर तो कोई भी मिस्टेक हो गई हो या कोई भी ऑप्शन सही नहीं हो या कोई भी क्वेश्चन में गलती हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगली वीडियो हम इंशाल्लाह थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे जोन 4 की। स्टे कनेक्टेड एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एंड कलीग्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।